सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। कदमों की चाप खट 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 के अंदाज में उभरी और एक करजदार आवाज़ गूंजती चली गई, जागते रहना जागते रहना। आवाज़ के ख़त्म होते ही फिर वही खामोशी तारी हो गई। चौकीदार ने टार्च को बुझाकर अपनी गोद में रखा और अपने बैठने की जगह साफ करके कंबल अपने पांव पर डाल लिया और बुझी हुई आग को कुरेदने लगा। चिंगारियां भड़कने लगीं। उसने आंखें बंद कर लीं और किसी सोच में खो गया। वो एक पुख्ता दुकान के थड़े पर बैठा हुआ चारों तरफ चौकन्नी नज़रों से देख रहा था। अचानक उसके हसास कानों से एक मध्यम आवाज़ टकराई, जैसे ये आवाज़ कहीं दूर से आ रही हो, पायल की झनकार की आवाज़। उसने आंखों को मैंने खेज अंदाज में गर्दिश दी और उस आवाज़ को सुनने लगा। अभी वो कुछ भी ना सोच पाया था कि आवाज़ बिल्कुल करीब महसूस हुई। उसने कंबल उतार फेंका और मोटा सा डंडा हाथ में उठाकर टार्च को मजबूती से पकड़ा और खड़ा हो गया। उसने उंगली की तरफ रुख किया और अंदाजे से आवाज़ की सिमत बढ़ता चला गया, लेकिन पायल की आवाज़ दूर होती चली गई। उसने अपने दिमाग को एक बार फिर इस आवाज़ की राह पर लगा दिया और एकदम एक ख्याल उसके जहन में आया कि कहीं चोर उचक्कों की ये कोई चाल ना हो कि चौकीदार अपनी जगह से हट जाए और वो अपना काम कर सके। एकदम से उसे अपने सामने वाले बैंक का ख्याल आया। वो दबे कदमों बैंक के करीब पहुंच गया। वो टार्च उठाए काफ़ी देर तक बाजार में इधर उधर घूमता रहा और आवाज़ की सिमत का तयन करता रहा, मगर दोबारा उसे आवाज़ कहीं से नहीं आई। वो बिलाखिर थक हार कर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। ये आज दूसरा दिन था। उसे इसी किस्म की आवाज़ें रात को तंग करती और वह समझ रहा था कि शायद कोई चोर उचक्के नई साजिश के ज़रिए उसका ध्यान हटाकर चोरी करने की तलाश में है, ताकि मौका पाकर अपनी मनपसंद दुकान या बैंक से चोरी कर सकें। अगली रात फिर चौकीदार अपनी ड्यूटी पर हाजिर था। 10 बजे के करीब तक तो चहल पहल रही। उसके बाद इक्का दुक्का लोग भी नज़र आने बंद हो गए, क्योंकि सर्दियों के दिन थे और सर्दियों में वैसे भी रात को चहल पहल कम हो जाती है। ये दिन के वक्त एक बारौनक बाजार था, मगर सर्दी की वजह से लोग सरे शाम ही घरों में दुबक जाते। 2 बेटियां और एक बीवी, उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए चौकीदार 20 साल से चौकीदारी कर रहा था। इससे पहले वो सड़क पर ठेला लगाया करता, मगर अब उससे ठेला ढकेलना दुश्वार था, इसलिए उसने चौकीदारी का काम शुरू कर लिया। चौकीदारी का काम निस्बतन उसके लिए आसान था। कहने को तो ये एक मुश्किल काम था। कुछ लोगों ने उसे समझाया कि मियाँ चौकीदारी छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं, तुम बुजुर्ग आदमी हो, अगर कोई वारदात हो गई तो कैसे चोरों का मुकाबला करोगे। मगर आखिर ज़िंदगी की गाड़ी खींचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। ये वो ज़माना था जब चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह की कंपनियां अभी कायम नहीं हुई थी। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। उस वक़्त चौकीदार ऐसे ही भर्ती कर लिए जाते थे। उनके पास ना तो कोई असला होता और ना ही किसी किस्म का आतशी हथियार। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक डंडा होता या फिर एक टार्च, ताकि छोटे मोटे चोर उचक्कों को भगाने के काम आ सके। आजकल के ज़माने में तो प्राइवेट चौकीदार भी हथियारों से लैस होते हैं। उनके पास जदीद तरीन गन्स मौजूद होती हैं, मगर ये पुराने ज़माने की बात है। रात गुजर गई और अगला दिन चढ़ाया। चौकीदार ने घर आकर किसी से बात नहीं की, मगर दिल ही दिल में वो इस बात से परेशान था कि आखिर रोज़ रात को किसकी पायल की आवाज़ उसे आती थी। उसका पुख्ता यकीन था कि कोई उसका ध्यान वहाँ से हटाना चाहता था। जिस जगह पर चौकीदार अपनी चौकड़ी जमा कर बैठता था, वो जगह एक बैंक और कुछ सुनार की दुकानें थीं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा देर बैठना उसके लिए ज़रूरी होता। वैसे वो पूरे बाज़ार की निगरानी करता, मगर चूंकि वो दुकानें ज़्यादा हसास थीं, इसलिए उसका वहाँ पर बैठना ज़रूरी होता। वो यही समझता कि कोई उसका ध्यान वहाँ से हटाकर वहाँ चोरी की नीयत से आना चाहता था। बाज़ार से आगे आबादी कम थी, क्योंकि ये नई आबादी थी, इसलिए बाज़ार भी नया बना था। न्याज चौकीदार की आदत थी कि मेरे बैंक में आकर सुबह अक्सर बैठ जाता। रात की ड्यूटी के बाद वो अक्सर सुबह मुझे मिल कर जाता। मैं उसकी बेइंतहा इज़्ज़त करता था। न्याज मोहम्मद 60-65 साल के पेटे में था। उसकी 2 बेटियां थीं और एक बीवी। नहायत गरीब आदमी, मगर नहायत ईमानदार।
चौकीदारी का पेशा करते हुए उसे 20 साल हो चुके थे। मैं जिस बैंक में मुलाजिम था वो उसी रोड पर रात को चौकीदारी किया करता था। कुछ दिन से वो मुझे घबराया और परेशान नज़र आ रहा था और फिर उस दिन सुबह उसने मुझसे जिक्र किया, बाबूजी आपसे एक बात करनी है। मैं कागज़ पलटते हुए हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। जी चाचा बात करो, मैं सुन रहा हूँ। फिर मैं अपने कागज़ों की तरफ मसरूफ़ हो गया। चाचा नियाज़ मोहम्मद कहने लगा, बाबूजी अगर मेरी बात को ज़रा ध्यान दें तो। चाचा तुम बात करो, मैं सुन रहा हूँ। दरअसल मेरे जहन में कुछ और ही उलझन थी। मेरे मैनेजर ने मेरे ज़िम्मे कुछ काम लगाया था जो मैं वक्त पर अदा नहीं कर सका था, इसलिए मेरा ध्यान सारा उसी तरफ था। और उस वक़्त चाचा नियाज़ मोहम्मद की डिस्टर्बेंस मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैं चाहता था कि चाचा जल्दी जल्दी चाय पीकर वहाँ से चला जाए। बाबूजी आपसे एक बात कहनी है। चाचा बोलो, मैं सुन रहा हूँ, मैंने फिर कहा। बाबूजी रात को अक्सर ड्यूटी करते हुए मुझे यहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, चाचा नियाज़ मोहम्मद ने कहा। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। चाचा कैसी आवाज़ें? जिन भूतों की आवाज़ें? मेरे मजाक पर चाचा ने थोड़ा सा मुंह बनाया और फिर बोला, बाबूजी आप मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे इस जगह पर कई मर्तबा अजीब सी आवाज़ें आई हैं। चाचा अगर आपकी बात दुरुस्त मान ली जाए तो फिर क्या हो सकता है? मैंने चाचा नियाज़ मोहम्मद की तरफ देखकर कहा। चाचा कहने लगा, बस इतना कर दो कि बैंक वालों और तमाम दुकानदारों से मेरा हिसाब बराबर करवा दो। अब मैं यहाँ ड्यूटी नहीं करना चाहता। चाचा कोई तनख्वाह वगैरह का मसला? मैंने मुस्कुरा कर कहा तो चाचा बोला, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस ये जगह मुझे कुछ ठीक मालूम नहीं होती। अच्छा चाचा मैं मैनेजर से बात करूँगा, मैंने कहा। और फिर उस दिन मैंने मैनेजर साहब से बात की तो मैनेजर साहब ने आसपास के चंद दुकानदारों को बुला लिया और फिर सबके सामने मैंने चाचा नियाज़ मोहम्मद की बात की। मेरी बात सुनकर कुछ दुकानदार कहने लगे, ये सब तनख्वाह बढ़ाने का चक्कर है और कोई बात नहीं, बस तुम चाचा से कहो 500 रुपये और बढ़ा देते हैं। उन्होंने ऐसे कहा जैसे नियाज़ मोहम्मद पर एहसान कर रहे हों, मगर मैं जानता था कि उन्हें मालूम था कि इतनी कम तनख्वाह में कोई चौकीदार नहीं मिलेगा। और फिर अगले दिन मैंने चाचा नियाज़ मोहम्मद से बात की, चाचा आपका 500 रुपया बढ़ गया है, अब आप यही ड्यूटी करें। चाचा नियाज़ मोहम्मद मेरी तरफ देखकर परेशानी से बोला, बेटा मैंने तनख्वाह बढ़ाने का तो नहीं कहा। अरे नहीं नहीं चाचा बस ठीक है, तुम आराम से ड्यूटी करो, बेशक आधा घंटा लेट आ जाया करो। मैंने उसे ये कहकर टाल दिया। चाचा नियाज़ मोहम्मद मुंह बनाकर उठकर चला गया। मैं जानता था चाचा नियाज़ मोहम्मद भी इतनी आसानी से ये नौकरी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके सर पर अपने पूरे घर की कफालत थी। अगले दिन चाचा दोबारा ड्यूटी पर मौजूद था और फिर वही खेल शुरू हो गया। मामूल के मुताबिक उसने पूरे बाजार का चक्कर लगाना शुरू कर दिया और साथ साथ ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलता, जागते रहना जागते रहना। अचानक उसके कानों ने फिर वही आवाज़ सुनी, पायल की झनकार की आवाज़। उसने टार्च को मजबूती से पकड़ा और फिर उठकर उस आवाज़ के रुख की जानिब बढ़ दिया, लेकिन अब उसकी आवाज़ में लर्जिश थी, क्योंकि उसे बदस्तूर किसी पायल की आवाज़ आ रही थी। वह साथ साथ ऊंची ऊंची बोलता चला जा रहा था, जागते रहना, मगर उसकी आवाज़ का खौफ महसूस किया जा सकता था। वो अपनी जगह की तरफ वापस पलटा और जैसे ही वो अपनी जगह पर पहुंचा वो ठिठक कर रुक गया। जिस थड़े पर वो हमेशा बैठा करता था उस जगह पर उसी का कंबल ओढ़े हुए कोई लेटा हुआ था, जैसे सो रहा हो। अचानक उसकी नज़र उस लेटे हुए आदमी के पाँव पर पड़ी। पाँव में पायल देखकर उसे मालूम हुआ कि वो कोई औरत थी। उसके माथे पर सर्दी के बावजूद पसीना आ गया। उसने ज़मीन पर डंडा दे मारा, लेकिन पायल वाली के सोने में कोई फ़र्क नहीं आया। उसने बेखौफ होकर कंबल उतारना ही चाहा था कि सोने वाली को उठते देखकर वो पीछे हट गया और फिर उसके ना चाहते हुए भी एक तवील चीख ने पूरे माहौल को झंझोड़ कर रख दिया। करीब था कि वो बेहोश होकर गिर जाता कि औरत ने उसे आगे बढ़कर थाम लिया और जैसे ही उसने दोबारा औरत को आंखें खोल कर देखा तो वो हैरत ज़दा हो गया। कितनी खूबसूरत औरत थी वो, लेकिन उस वक़्त तो उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी और खौफनाक नज़र आ रही थी। तुम मुझसे डर गए हो शायद, औरत ने कहा, तो वो उसकी आवाज़ के जादू में गुम हो गया। आओ इस सर्दी से बचने के लिए कहीं और चलें, चलो मेरे साथ। उस आवाज़ में एक अजीब सा हुक्म था, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
चौकीदार नियाज मोहम्मद बेचूं चरा उसके साथ हो लिया। वो हैरत ज़दा सा उसके पीछे चलता जा रहा था। उसे औरत के कदमों की चाप सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ पायल की आवाज़ गूंज रही थी। वो चलता रहा और फिर एक वीरान से मकान के करीब जाकर औरत रुक गई और मुस्कुराती नज़रों से चौकीदार को देखने लगी। अब तुम आगे हो जाओ। चौकीदार आगे हो लिया और मकान का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंधेरे कमरे में उसे एक तरफ छोटी सी मोमबत्ती जलती नजर आई, जिसकी रोशनी उस अंधेरे के लिए नाकाफ़ी साबित हो रही थी। पायल की झनकार की आवाज़ अब ख़त्म हो चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो औरत गायब थी। वो हैरान परेशान खौफज़दा नज़रों से कमरे को देखने लगा। पोशीदा सी कच्ची इमारत जिसके दरो दीवार पर मनो मिट्टी चढ़ी हुई थी। उसे यूं महसूस हुआ कि इस इमारत में बरसों से कोई नहीं रहता। उसने कुछ इंतज़ार किया और फिर आवाज़ें दी, लेकिन कोई आवाज़ भी कारगर साबित ना हुई। चौकीदार का फूला हुआ सीना अब खौफ से पिचकने लगा। डरते हुए उसने तमाम मकान देख लिया, लेकिन औरत उसे कहीं नज़र नहीं आई। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर उसकी आंखों से खौफ झलकने लगा। उसकी नज़रें दीवार पर टिकी थी। वो दीवार पर एक अजीब सी शय को रेंगते हुए देख रहा था। वो एक सुर्ख छिपकली थी जो उसकी तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी। उसकी सुर्ख ज़बान बार बार बाहर निकलती तो यूं महसूस होता जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। चौकीदार ने खौफज़दा होकर उससे नज़रें हटा लीं और दूसरे कमरे की तरफ लपका। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ उसे ठोकर लगी और वो मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरा। जिस चीज़ से वो ठोकर खा गिरा था उस पर नज़र पड़ते ही उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि वो एक इंसानी खोपड़ी थी। उसने उठने के बजाय एक तरफ को सिरकना शुरू कर दिया। अब उसने महसूस किया कि कमरे में रोशनी है। उसने चौंक कर देखा उस कमरे की मोमबत्ती इस कमरे में कैसे आ गई। उसने मारे खौफ के आंखें बंद कर लीं। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका दिल उछलकर हलक से बाहर आ जाएगा। उसी वक्त कमरे में सितार बजने लगे और पायल की झनकार सुनाई देने लगी। उसने सामने देखा, वही छिपकली दीवार पर थी। पायल की झनकार बंद हो गई। अब कमरे में वहशतनाक सन्नाटा था। उसने घबराकर इधर उधर देखा और फिर सोचने लगा कि वो औरत जो उसे लेकर आई थी वो कहाँ चली गई। वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसका दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। उसके दिल में ख्याल आया कि इस मकान से निकलना चाहिए। वो जैसे ही पलटा वो किसी चीज़ से ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ा और उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा तो उसे एक संदूक नजर आया। या मेरे खुदा, ये क्या चीज़ है? ये संदूक यहाँ कहाँ से आ गया? वो हैरत से उस संदूक को देखे जा रहा था। न जाने कौन सी कुव्वत थी जो उसे इस बात पर उकसा रही थी कि वो संदूक खोल कर देखे। और फिर उसने डरते डरते संदूक का ढकना उठाया। चर की आवाज़ के साथ संदूक का ढकना ऊपर उठता चला गया। लकड़ी का संदूक बहुत खस्ता हालत था। जैसे ही उसने संदूक में झांका, डर कर चंद कदम पीछे हटा और दीवार से जा लगा। संदूक में उसी खूबसूरत औरत की लाश पड़ी हुई थी। खौफ की वजह से अब उसके कदम मन भर के हो चुके थे। और फिर अगला मंजर उसके लिए तकरीबन रूह फरसा साबित हुआ। उसे औरत की लाश खड़ी होती हुई नजर आई, लेकिन अब उसका चेहरा बहुत भयानक था। औरत की आंखों की जगह गड़े थे। वो उसकी तरफ बढ़ी। चौकीदार ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र औरत पर पड़ी तो वो लरज़ गया। उस वक़्त वो हल्की हल्की पायल की आवाज़ गूंजने लगी। उसने घबरा कर अपने कांपते हुए वजूद को देखा। पसीने से उसके कपड़े भीगने लगे। जैसे ही उसने घबरा कर सामने देखा, औरत गायब थी और उसे अपनी गर्दन पर दबाव महसूस होने लगा, जैसे कोई उसकी गर्दन दोनों हाथों से दबा रहा हो। खौफ से उसकी आंखें बंद होने लगीं और फिर उसे अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। उसे ऐसे लगा जैसे उसकी टांगों पर किसी ने दांत गाड़ दिए हों। उसने घबरा कर दौड़ने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे वो चकरा कर गिर पड़ा और फिर उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। कमरे में धुआं सा फैला और फिर जब धुआं छटा तो वहां पर कुछ नहीं था। बस सिर्फ चौकीदार नियाज मोहम्मद का बेहिस्सो हरकत वजूद वहां पर पड़ा हुआ था, जिसके सिवा कुछ नहीं था। और फिर किसी अनदेखी चीज़ ने उसके वजूद को उठाकर घसीटना शुरू कर दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका वजूद खुद ब खुद घसीटता चला जा रहा हो
और फिर उसे उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दिया गया। मैं अगले दिन बैंक पहुंचा तो मुझे रूह फरसा खबर सुनने को मिली। चौकीदार नियाज मोहम्मद सड़क पर मुर्दा पाया गया। ये खबर मुझ पर बिजली बन कर गिरी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। चौकीदार नियाज मोहम्मद बहुत अच्छा इंसान था। मेडिकल रिपोर्ट में ये बात साबित हुई कि चौकीदार नियाज मोहम्मद को दिल का दौरा पड़ा था, मगर मैं जानता था कि नियाज मोहम्मद की मौत की वजह क्या थी। उसे यकीनन खौफ की वजह से दिल का दौरा पड़ा था। तदफीन के वक़्त नियाज मोहम्मद के घर गए तो उसकी बेटियों और बीवी की रूह फरसा चीखें सुनकर मेरा दिमाग जैसे फटने लगा और मेरे दिमाग में बार बार चौकीदार नियाज मोहम्मद की आवाज़ गूंज रही थी, बाबूजी मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता, मेरी नौकरी मैनेजर साहब से कहकर ख़त्म करवा दें। बैंक मैनेजर और तमाम दुकानदार उसके घर वालों से अफसोस कर रहे थे और मैं दूर खड़ा ये सोच रहा था कि मैं किस मुंह से उनके सामने जाकर अफसोस का इजहार करूं। मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका था। काश कि उस दिन मैं चौकीदार नियाज मोहम्मद की बात मान लेता। सड़क से आगे काफ़ी हद तक इलाका वीरान था और इस वीरान इलाके में दूर एक पुराना मकान था। नियाज मोहम्मद की लाश उसी मकान के करीब से मिली थी। तहकीकात चलती रही मगर रिपोर्ट में यही बात सामने आई कि नियाज मोहम्मद चूँकि उम्र रसीदा था और इसलिए उसे दिल का दौरा पड़ा और वो जानलेवा साबित हुआ। मगर इस राज से सिर्फ मैं ही वाकिफ़ था कि नियाज मोहम्मद क्यों फौत हुआ और उसे दिल का दौरा क्यों पड़ा था। काश मैं उसके दिल में छुपे उस खौफ को महसूस कर सकता जिसका जिक्र उसने सिर्फ मुझसे किया था। बैंक और कुछ दुकानदारों ने उसके घर की माली मदद भी की, उसकी बेटियों और उसकी बीवी के लिए कुछ रकम मुख्तस की, लेकिन मैं सोचता हूँ क्या वो 2-4 लाख की रकम उसके दुखों का मदावा हो सकती है या चौकीदार नियाज मोहम्मद का मुतबादल हो सकती है? शायद कभी नहीं। मगर हम क्या करें, हम सब लोग कैदी हैं, अपने मफाद के कैदी जो अपने फ़ायदे से आगे कभी नहीं सोचते। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।